हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर के अंदर हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाते हैं, उन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं और वो बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, और इसकी जो आगे के टॉपिक्स हैं वो इसके आगे वाले पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, ये मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, ताकि एनसीईआरटी की हर एक चीज़, हर एक लाइन कवर हो सके, क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, जो भी इसमें लिखा है, ये सब कुछ एनसीईआरटी से। तो आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़ लेना। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, या हम कोई भी बुक, जो बेसिकली हम जो भी अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर कार्बन पाया जाता है। फिर जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर भी 0.02% कार्बन है, वो भी मिनरल के फॉर्म्स में। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर भी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। बेसिकली जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा इमेंस है। वो हमारी हर एक चीज़ में, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन होता है। तो ये बस छोटी मोटी बातें थी कार्बन के बारे में, कि अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज है, एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में थी। तो चलिए अब मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में है। लेकिन इसमें जब आप ये टॉपिक स्टार्ट करोगे, एनसीईआरटी में रीड करोगे, तो उसमें पहले उन्होंने आयोनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया हुआ है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि पिछले चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये चीज़ दे रखी है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन कंपाउंड्स, इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। तो एक बार हम फिर से आयोनिक कंपाउंड्स देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, उन्हें ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वगैरह रिक्वायर्ड होती है। तो जो भी कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता है, आपस में काफ़ी अच्छा इंटरलिंक्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। दूसरी चीज़ आती है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है। बस आपको ना दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, या आप चाहो तो इन्हें 3 पार्ट्स में भी कर सकते हो। पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा हाई बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इनके जो रीजंस है बस वो हो गए। पहले का हो गया कि ये कंपाउंड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का हो गया कि हमें कैसे पता करेंगे कि किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी है, हम कब कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर है, कब पुअर कंडक्टर है। पहले तो हम ये देख लेते हैं। हम ऐसा तब कहते हैं जब भी किसी चीज़ के अंदर, अगर किसी भी चीज़ के अंदर आयंस होते हैं तो वो गुड कंडक्टर होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो गुड कंडक्टर होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये गुड कंडक्टर है, दैट्स मीन कि उसके अंदर आयंस हैं, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, और वो मतलब हम कैसे कह रहे हैं कि इस कंपाउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसके पास नहीं है। इसके लिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन सी चीज़ में होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया ग्रेफाइट का, जो कि एक एलोट्रॉप्स है, जो कि मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। पहला एग्जांपल हमने ले लिया ग्रेफाइट का, उसके बाद हम देखते हैं कि किसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है। ग्रेफाइट बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एग्जांपल के लिए ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ अटैच किया जाता है। ओके, एक कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। ये हमने ले लिया C, इस साइड से C अटैच कर दिया, इस साइड से C अटैच कर दिया, और इस साइड से C अटैच कर दिया। ये हो गया कंप्लीट। अब हमें पता है कि जो कार्बन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। ये चीज़ हो गई क्लियर। तो अब हम बनाते हैं ग्रेफाइट का डॉट स्ट्रक्चर। उसमें हमें पता चलेगा कि कहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कैसे रिलीज होते हैं, हम कब कहते हैं कि वो एक गुड कंडक्टर है। तो ये हमने बना दिया कार्बन। इसमें हम हमेशा क्या करते हैं डॉट स्ट्रक्चर में, जो लास्ट वैलेंस शेल होता है, आउटर मोस्ट वाला शेल, इसमें L है, किसी में M, किसी में N, जो जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है। तो हमने ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4। पर हमें पता है कि जो ग्रेफाइट है वो अपने एक कार्बन मॉलिक्यूल के साथ 3 अटैच करता है, तो हमने वैसे ही किया 1 2 3।
हमने 3 अटैच कर दिया, पर अब कार्बन के अंदर क्या है, ये जो चौथा वाला है वो बच गया। यही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में कि कहाँ पे हम कहेंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है। बस ये चीज़ याद रखना कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास फ्री आयन है, वो एक गुड कंडक्टर है, और जिसके पास नहीं है वो एक बैड कंडक्टर है। बस ये सिंपल सा डिफरेंस है। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया पूरा, आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे कहते हैं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। यहाँ पे 3 हमने कनेक्ट कर दिया, 1 2 3, चौथा बच गया। अब ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये समझाने के लिए मैंने ग्रेफाइट का एग्जाम्पल लिया था, और यही चीज़ अब हम एलोट्रॉप्स के टॉपिक में भी पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ आएगा। तो हो गया, पहला हो गया हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका भी रीज़न हमने देख लिया। फिर हो गया कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी हमने अभी रीज़न देख लिया। उनके पास आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसका एग्जाम्पल हमने देखा और ये अब समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है कार्बन कंपाउंड्स। हमने आयोनिक कंपाउंड्स तो देख लिए, अब हम देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स। ये ना काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर हम ना ज़्यादातर भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा पुअर है कौन सा गुड है। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इन दोनों का डिफरेंस, बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, उनके रीजंस याद रखने हैं। दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। अब ये हमने देखा, ये हाई गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। इसके अंदर आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो गया हमारा गुड कंडक्टर। इसमें नहीं होते तो ये पुअर कंडक्टर। सिंपल सी चीज़ है। और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका स्ट्रॉन्ग होता है तो ये हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका वीक होता है तो लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने देख लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे नहीं होते। ओके, तो उसके लिए हमने ग्रेफाइट का एग्जाम्पल लिया, जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का ही। अब हम इसके लिए कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप डायमंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छी चीज़ है कि हमारे जो आगे वाले टॉपिक है वो यहीं क्लियर हो जाए। डायमंड के एग्जाम्पल के लिए हमें पहली चीज़ ज़रूरी पता होनी चाहिए, जो इसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल, हमेशा याद रखना कि जो ग्रेफाइट है उसमें 1 के साथ 3 कनेक्ट होते हैं, इसमें 1 के साथ 4 कनेक्ट होते हैं। ओके, 1 के साथ 4 कनेक्ट होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेम वही चीज़, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4 नहीं होता, सॉरी 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, जो कि चीज़ हमने अभी पढ़ी ग्रेफाइट के अंदर, वही हमने कर दिया सी में, जो आउटर मोस्ट शेल में उसको हमने शो कर दिया सी। अब यहाँ से भी 1 कनेक्ट कर लिया क्योंकि हमें 4 कनेक्ट करना है। डन। अब इसके पास हमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो गए, हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इट्स मीन क्या हुआ, इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर एग्जाम में डिफरेंस आता है तो आप ऐसे करके दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल भी समझा सकते हो टीचर को, मतलब वहाँ पे लिख सकते हो, काफ़ी मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि वो 2 सिंपल पॉइंट लिखने से बढ़िया कि आप ये एग्जाम्पल भी देके समझा सकते हो। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मैंने लिखा है, कंक्लूजन दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर किसी भी आयंस की कोई भी आयन राइज नहीं करता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको डायमंड के अंदर दिखाया कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि हाउ कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड, जो कि बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म कैसे करता है, वो किसी के साथ शेयरिंग क्यों करता है। तो हम इसके लिए यहाँ जो मैंने लिखा उसके बाद मैं आपको ये सेपरेट भी समझा देती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। और हाँ, हमें ना ये जो इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं इनके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ और कौन से एटम का क्या नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे कार्बन का एटॉमिक नंबर ही नहीं याद होगा वो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएगा। तो जो बेसिक है एटलीस्ट 20 नहीं तो उनके तो याद होने चाहिए। तो हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो कोई भी एटम है
ये हो गया हमारा एटम। इसके लास्ट शेल में या तो 2 हो या तो 8 हो, या तो वो ऑक्टेट बनाता हो या वो ड्यूप्लेट बनाता हो। ये वर्ड्स याद रखने हैं, या तो वो ऑक्टेट बनाता हो, या तो उसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या वो ड्यूप्लेट बनाता हो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, ये चीज़ हमें पता है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी है। फिर ये हमारे पास तो है कार्बन, ये रहा हमारा कार्बन। कार्बन के पहले सेल में हो गए 2, बाकी बाहर वाले में कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए। अब या तो वो 8 कर ले, 2 तो करेगा ही नहीं, 2 ना एक्सेप्शन होता है एक्चुअली में, जैसे हाइड्रोजन वगैरह हो गए, मतलब एक्सेप्शन है। वैसे तो हमें 8 ही करने होते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था 9th क्लास में पढ़ा होगा 2n²। तो बस ये याद रखना 8 करने हैं, जो ये है वो एक्सेप्शन होता है। ओके, तो अब इसके पास 4 है। अब इसको अपने 8 करने के लिए क्या करना होगा, या तो वो 4 गेन कर ले या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। अब हम देखते हैं कि वो ये दोनों चीज़ ही क्यों नहीं कर पाता। तो पहले हम देखते हैं कि वो गेन क्यों नहीं कर पाता। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आपको भी सेपरेट बता देती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं। इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड अ कार्बन cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons। तो मैं आपको ये अलग से बताती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन के अंदर क्या चीज़ होती है। तो पहला कार्बन का एटॉमिक नंबर याद हो गया होगा 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2 और 4 K और L। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड भी नहीं करता, गेन भी नहीं करता, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करता। क्यों? तो हम इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन पहले वाले में हो गया 1 2, दूसरे वाले में हो गया 1 2 3 4। ओके, अब या तो वो 4 लेगा या 4 देगा, पर वो ये दोनों चीज़ें ही नहीं करता। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं 6। अगर ये 6 है तो कार्बन के अंदर ये भी होने चाहिए 6। तो हम पहली सिचुएशन देख रहे हैं गेन वाली, जो वो गेन क्यों नहीं कर रहा है। तो गेन में यहाँ पे 6 है, अभी इसके पास 4 है। अगर वो 4 और कर लेगा, 4 + 4 8 हो गए। अब इसके पास पहले भी 2 थे, तो 8 + 2 10 हो गए। तो इसके पास प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन्स 10 है, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। इस वजह से ये गेन नहीं कर सकता। मैं अब एक बार फिर बताती हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होने चाहिए थे। अभी उसके पास हमने देखा लास्ट वाले शेल में 1 2 3 4 है, इसने क्या किया 4 ऐड कर लिया, 4 + 4 8 हो गया। और जो उसके पहले वाले शेल में भी थे 2 10। अब प्रोटॉन 6 है, ये 10 है, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसलिए वो गेन नहीं कर सकता। फिर देखते हैं हम लूज क्यों नहीं कर सकता। अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होने चाहिए। 4 है इसके पास, और जिसे 4 को उसने लूज कर दिया, ये हो गए 0। और अगर जो पहले के हम 2 ऐड कर ले, ये हो गए 2। अब ये 6 है, ये 2, ये फिर से स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो वो ये चीज़ भी नहीं कर सकता। तो ये दोनों का रीज़न हो गया वो गेन क्यों नहीं कर सकता और लूज़ क्यों नहीं कर सकता। और लूज़ करने का एक और चीज़ है, अगर उसको 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो लूज़ करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसे लगेगी। इस वजह से वो लूज़ भी नहीं कर सकता। इसका तो एक ही रीज़न है, पर इसके 2 रीज़न है। उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और वो स्टेबल भी नहीं रह पाएगा। तो ये कार्बन का मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ होती है गेन और लूज़ में। तो हम देख लेते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने बताया कि पहले 6 होते हैं, फिर अगर वो 4 + 4 कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, और 2 पहले से 10। 6 और 10 स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा। 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो गेन नहीं कर सकता। लूज के अंदर मैंने बताया कि उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसे 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वो ये भी नहीं करता है। और 6 और 2 स्टेबल नहीं रह पाएगा। ये सब चीज़ अभी हमने देखी। तो अब कार्बन करेगा क्या, ना वो गेन करना चाह रहा है ना वो लूज करना चाह रहा है, तो वो करेगा क्या, वो करेगा बॉन्ड्स को शेयर। कार्बन शेयर बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स को शेयर करेगा। और कार्बन ही नहीं, उसके अलावा काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं,
वो भी अपना बॉन्ड्स को शेयर करते हैं, सिर्फ कार्बन ही नहीं, ऐसे बहुत भी है। तो हम अब देखते हैं कि कार्बन कैसे बॉन्ड शेयर करता है। उससे पहले ना हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आसान है, उसके बाद हम कार्बन वाले पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं जो कि शेयरिंग करके अपना कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कार्बन पे हम बाद में जाएंगे, पहले जो एनसीईआरटी में जो सिंपल दे रखे हैं हम पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है H2। सबसे पहले है H2। H2 का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। इसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, लूज तो ये कर ही नहीं सकता। एक इसे ऐड करना होता है क्योंकि हमें पता है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8। ओके, तो अभी मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि कैसे इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, डॉट स्ट्रक्चर, और कैसे इसका ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, और इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों कहते हैं। और ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। बॉन्ड्स भी 3 तरीके के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम क्या देख रहे हैं, हम अभी देखने वाले हैं कि H2 कैसे फॉर्म होता है। ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है और ये शेयरिंग की मदद से फॉर्म होता है। पहली चीज, ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, तो मैंने जैसे कहा कोई भी आप बना सकते हो, कोई भी किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर, कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन कंडीशन ये आपको उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अगर मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम का जब आपको नंबर ही कंफ्यूज है, अगर 12 है या 13 है तो वो नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बहुत ईजी है, 1 याद होता है सबको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 1 ही रहेगा, एक ही शेल है इसके पास, और इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐड। ओके, तो हम हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने हैं, 2, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और इसका तो आउटर मोस्ट शेल ही इसका पहला शेल है, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये चाहता है कि इसके साथ कोई शेयरिंग कर ले, इसको शेयर करना है। ये इसे अपना दे नहीं रहा है ना, यही इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं कि मेरा वाला भी मेरे पास रहेगा, तेरा वाली भी मेरे पास रहेगा, और ये भी यही सेम चीज़ अप्लाई कर रहा है। इसके पास एक था, इसने इसका भी ले लिया, ये हो गए 2। इसके पास एक था, इसने इसके भी ले लिया, इसका हो गया 2। सिंपल, बस ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, H H, बस। और हमने सिंगल लाइन बनाई है, दैट मीन्स इट इज़ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये एक एग्जाम्पल भी हो गया और ये काफ़ी ईजी है। अगर आप यहाँ छोटे से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप जो बड़े बड़े जो डॉट स्ट्रक्चर होंगे वो भी आप बना सकते हो। तो चलो अब मैं दूसरा देखते हैं। अब आता है क्लोरीन, Cl2। Cl2 कैसे बनेगा, ये भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि इसके अंदर भी एक सिंगल लाइन ही बन रही है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता देती हूँ, साथ साथ में आप खुद भी ट्राई करो तो काफ़ी अच्छे से समझ भी आए। ओके, तो अब हमें बनाने जा रहे हैं Cl2। Cl2 कैसे शेयर करता है, इसका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए, दैट इज 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए जो कि है 2, 8, 7। तो इसमें टाइम वेस्ट होगा ये वाला बनाने में, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। 2 क्लोरीन है, 2 बना दिया, 1, 2। ओके, हमेशा क्या करते हैं, जो लास्ट शेल में होता है उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे वालों से हमें मतलब नहीं, जिसे हमें वैलेंस करना है, जिसे चाहिए या जिसे इलेक्ट्रॉन देने, हम सिर्फ उसी में जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना दिए। इसे क्या करना है, 8। कुछ सिंपल है, इसने कुछ नहीं किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। इसे क्या करना है, इसे भी चाहिए 1, इसने भी कर लिया, दैट्स इट, हो गया। अब हमने सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया Cl एक लाइन से। ये भी क्या है, एक सिंगल बॉन्ड। आगे समझ, बहुत सिंपल था। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आता है व्हाट इज और उसका एक एग्जांपल आता है तो आप ये बहुत इजीली दे सकते हो। ओके, अब आता है तीसरा O2। O2 जो है वो एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अंदर देखो आप, डबल लाइंस बन रही है। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं एनसीईआरटी के अंदर और मैं यहाँ पे आपको सारे बताऊंगी। ये हमने ले लिया O2। ओके, O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2, 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6। 2 O2 है, 2 O ले लिए हमने। ओके, अब हमें यहाँ पे 6 ड्रॉ करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको 2 चाहिए, इसने इधर से शेयर कर लिए, इसको भी 2 चाहिए, सॉरी ये मिट गया, इसको भी चाहिए, सिंपल। और O के क्या बन गए, O का बन गया डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये है एक कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो मैंने आपको सिंगल के भी 2 बता दिए और एक डबल का भी बना दिया। और इनको ना ये डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऐसे भी रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे हमने इसको किया, इसको किया, तो वैसे ही ये भी डबल कोवलेंट बॉन्ड को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर आपको हर एक का एटॉमिक नंबर याद होगा जो एग्जाम में आएगा, नाइट्रोजन आ जाए, H2O आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर एटॉमिक नंबर याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो आप किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी बुक में, मतलब जो उन्होंने नेक्स्ट दे रखा है डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो है H2O। H2O यानी कि वाटर। अब मैं यहाँ पे अभी आपको दिख ही रहा है, मैं आपको एक सेपरेट भी इसको बता देती हूँ कि ये कैसे बनता है। ओके, सो H2O का डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया H2O। तो मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ, किसी का भी अगर हमें बनाना है डॉट स्ट्रक्चर, उसके लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1, और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, हमने 2 हाइड्रोजन लिख दिए, 1 ऑक्सीजन है, हमने 1 ऑक्सीजन लिख दिया। अब हमेशा क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो कि वैलेंस शेल होता है, यानी कि लास्ट वाला, हम उसी को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो हम यहाँ पे 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास एक एक होते हैं, तो हमने उसकी एक ही बना दी है। ओके, अब क्या है, हाइड्रोजन के पास एक है, उसे क्या चाहिए, एक और चाहिए, वो एक गेन करना चाहता है ताकि वो बैलेंस हो जाए, यानी उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 2 हो जाए। तो सिंपल, उसने एक ले लिया, ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, इधर वाले हाइड्रोजन ने भी शेयर कर लिया। अब हम हमेशा काउंट करके ज़रूर चेक करना है, 1 2 हो गया, 1 2 डन। अब है ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसको कितने करने हैं, 8। 8 के लिए क्या करेगा, ये 2 प्लस करेगा, 2 गेन करेगा। तो एक इसने इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया और एक इसने इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। क्या बना यहाँ पे, HOH डन। और अब ये क्या है, ये भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब तक हम कौन कौन से बॉन्ड पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं, सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया हमने, डबल बॉन्ड पढ़ लिया, और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो एग्जाम में आ सकता है कि H2O का स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ कि ये कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल या बॉन्ड। तो हम लोग ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 2 लिख दिया है, यहाँ पे क्या है। तो हमेशा क्या करना है, डायग्राम बना लो, उसको इस फॉर्म में कर लो, और ये फॉर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में देख लो, अगर यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं आ रही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे कुछ भी हो। डबल आ रही है तो डबल, अगर 3 लाइनें आ रही हैं तो ट्रिपल। अब हम ट्रिपल वाला भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब चलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पर। तो इसके लिए एनसीईआरटी के अंदर है नेक्स्ट N2 यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है नेक्स्ट, और ये एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। हम अब बनाने जा रहे हैं N2। N2 का एटॉमिक नंबर यानी कि नाइट्रोजन का 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 और 2 N है, सिंपल। तो हम 2 N बना दिए, और हमेशा जो लास्ट वाली आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही हमें शो करने हैं। तो अब हम इसे यहाँ पे शो कर लेते हैं। तो 3 इधर कर लिए, 1 2 3 4, पर डॉट रॉन्ग का साइन कुछ भी बना सकते हैं, बस वो इमोजीज वगैरह नहीं बनाने, पर डॉट और रॉन्ग का जो साइन होता है वही यूज़ होता है। 1 2 3 4 5, इसे कितने चाहिए 8 करने के लिए, 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इधर से इसने 3 ले लिए, इसे भी 3 चाहिए, इसने इधर वाले 3 ले लिए, डन हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, क्या बनाइए, ट्रिपल बॉन्ड, जो कि हमें चाहिए था, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया ये। ओके, तो ये एग्जाम्पल था। तो हमने सिंगल पढ़ लिया, डबल पढ़ लिया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास NH3। NH3 काफ़ी मतलब आ भी सकता है एग्जाम में, और काफ़ी इजी भी है। मतलब इजी तो सारे हैं, अगर आपको एक बार बनाना आ गया, क्या करना है मेरे हिसाब से, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, बस। उसके अलावा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये NH3 कैसे बनेगा। NH3 क्या करना है, दोनों का एटॉमिक नंबर, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, हाइड्रोजन का 1 और इसका 1। तो अब बस हमें बनाना है नाइट्रोजन। हमने एक नाइट्रोजन बना लिया और 3 हाइड्रोजन बना लिए। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, हमने वो शो कर दिया। इसके पास 5 होता है, हमने इसमें 5 कर दिया, डन। अब हाइड्रोजन को कितने चाहिए होते हैं, +1, उसे एक और चाहिए होता है, उसने एक ले लिया, इधर से भी एक ले लिया, इधर से भी उसने एक ले लिया, डन। अब इसके पास 5 थे, इसको कितने चाहिए होंगे, और 3, तो 1 2 3, सॉरी ये इसमें अंदर आएगा, डन।
सिंपल था। अब क्या बन गया ये हमारा HN, हाँ HH, ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी भी सिंगल लाइन है तो ये अभी भी रहेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमने सारे सिंपल और इजी वाले बॉन्ड्स देख लिए जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में है। हमने देखा NH3, H2O, N2, H2, Cl2, O2, H2 सिंगल बॉन्ड था, ये भी सिंगल था, ये डबल था। ऐसे करके हमें पता चल गया कि कौन कौन से सिंगल बॉन्ड्स है, कौन से डबल, कौन से ट्रिपल। अब हम आते हैं कि कार्बन अपने बॉन्ड्स किन के साथ बनाता है, कैसा बनाता है, और उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी में उन्होंने कार्बन के लिए दे रखा है मिथेन। मिथेन होता है CH4। इसके वहाँ पे यूजेस भी मेंशन थे तो मैं भी बता देती हूँ। तो पहला पॉइंट है मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सॉरी वो थोड़ा नीचे हो गया है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से है ऐसे। मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और दूसरा पॉइंट है ये एक फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। सिंपल, एनसीईआरटी में है तो आ सकता है। अब हम देखते हैं कि मिथेन कैसे बनेगा। मिथेन के लिए मैं आपको सेपरेटली समझा देती हूँ। मिथेन हमने क्या देखा, CH4, बहुत ईजी, इतने सारे बनाए हैं तो ये भी बन जाएगा। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, C 1 है, 1 कर दिए, H 4 है, 4 कर दिए। इसमें होता है 1 2 3 4, इसमें 1, सॉरी कट रॉन्ग वाला साइन बना देते हैं। इन्होंने सॉरी ऐसे ऐसे अपना एक एक शेयर कर लिया। कार्बन को पूरा चाहिए था, इसने ऐसे शेयर कर लिया, ये बन गया CH। ये भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये हमने देख लिया कि कार्बन कैसे शेयर कर रहा है। तो इसी के साथ अब हम ये देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। Such bonds which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond। सिंपल था। अभी तक हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, मिथेन देखा, NH3 देखा, सब में क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रही थी बॉन्ड्स की, शेयर हो रहा था, कोई गेन और लूज नहीं कर रहा था, सब शेयर कर रहे थे। तो जहाँ पे भी बॉन्ड्स में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वही होते हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एनसीईआरटी में फिर से नीचे दे रखा था जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, आयोनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड के अंदर डिफरेंस। ये बस वही चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पे ये हो गया कि कोवलेंट बॉन्ड का, पर कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन कंपाउंड सेम होते हैं। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, पहले बता चुकी हूँ कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, यहाँ भी मैंशन है। फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा पाते, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था डायमंड के थ्रू, डायमंड वाला जो एग्जाम्पल स्टार्ट में बनाया था। बस, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।